Yeah, good morning, my dear students. So, last class was about liberal nationalism, and we learn about the new commercial changes, economic changes, and confederation, and the last very important topic, Zollverein, वो एग्ज़ाम्स में कई बार आता है और मैंने आपको उसको लाइन से लाइन वाइज पॉइंट्स वाइज आपको समझाया भी था और आप कोशिश करें कि आप उसी तरह से लिखें। रिटन वर्क मैंने अभी खुद देना शुरू नहीं किया है, बट आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। बट फ्रॉम टुडे आई ऑल्सो गिव यू सम क्वेश्चंस और रिटन वर्क, ताकि आप लिख सकें, समझ सकें और लर्न भी कर सकें। सो मैं एक बार अगेन आपको ना ज़ोल्वरिन क्लियर कर देता हूँ। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आज कैसे लिखना है वो मैं आपको पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स समझा देता हूँ अगेन। सो लेट्स सी। In 1834, a union or Zollverein was formed in the initiative of Prussia and joined by the most of the German state. जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी होगी इन 1834 ए कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म्ड। ये फर्स्ट लाइन है, जितना इजी हो सके आप उस लाइन को इजी करके लिखिए, क्योंकि अगर ज़ोल्वरिन के बारे में पूछा जाएगा तो आप फर्स्ट लाइन तो यही लिखेंगे ना, इन 1834 ए कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म्ड। ये फर्स्ट लाइन हो गई। अब सेकंड लाइन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इट वॉज द इनिशिएटिव ऑफ रशिया एंड जॉइन बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो इस पूरी एक लाइन में, जो कि हार्ड होता है लर्न करना समझना, बट आप उसको अपने 2 पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो सेकंड लाइन आपके लिए हुई इट वॉज द इनिशिएटिव ऑफ रशिया एंड जॉइन बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। यहाँ से है, यहाँ से ये आपका सेकंड पॉइंट है। मतलब जो इनिशिएटिव, जो शुरुआत की वो प्रशिया ने की और उसमें ज़्यादातर जो जर्मन स्टेट्स थे वो इसमें थे। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज। जो यूनियन थी, ज़ोल्वरिन थी, उसने ये जितने भी फालतू के टैरिफ बैरियर्स थे, टैक्स लगने वाली प्रॉब्लम्स थी, 11 कस्टम बैरियर्स थे आपने देखा, और ये मेजर्स प्रॉब्लम थी, ये सबको एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। और जो करेंसी थी, आपको याद होगा करेंसी भी 30 थी, उनको भी रिड्यूस कर दिया। वो कितना कर दिया? फ्रॉम 30 टू 2। आपने देखा कि उन्होंने करेंसी को 30 से 2 पर कर दिया। तो ये सारे चेंजेस आपके लिए सॉरी ये सारे चेंजेस आपको समझ में आए होंगे, और ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क रेलवेज फर्दर स्टिमुलेट मोबिलिटी। अब इस पूरे को लिखना है ना, तो जब आपको किसी लाइन का मीनिंग समझ में आ जाता है तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। आप सिर्फ उन चीज़ों में किस चीज़ को ऐड करेंगे? आप ऐड करेंगे द क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। आप यहाँ तक लिखेंगे आवाजाही, मोबिलिटी मतलब लोगों का आवागमन, मास जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको रैपिडली इम्प्रूव किया जाए, अच्छा किया जाए, उसके लिए नेटवर्क और जो नेटवर्क है रेलवे का उसे क्रिएट किया गया। फोर्थ पॉइंट ये हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट, इसमें लास्ट पॉइंट आप ये ऐड करेंगे, अगर आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, वैसे तो पूरा हो गया है, लेकिन लास्ट लाइन इसमें ये होगी ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्टैंड द वाइडर नेशनल सेंटीमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। इसने क्या किया है? मैंने आपको जैसे बताया था ना आत्मनिर्भर भारत के बारे में, और अपना जो मिड इन इंडिया कंसेप्ट है उसके बारे में, आज के टाइम पे ऐसे ही टाइम पे उन्होंने यूरोप में ये जो ज़ोल्वरिन था उसने कहा कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म की एक लहर दौड़ाओ, वेव जो है लहर दौड़ाओ, और इससे क्या होगा, मजबूती मिलेगी नेशनल सेंटिमेंट को, और वो बढ़ती रहेगी टाइम टू टाइम, और हम इन चीज़ों को और भी स्ट्रांगली स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन ज़ोल्वरिन का। So now let's stick to the new topic 2.3, a new conservatism after 1815। बहुत अच्छा है। कंजर्वेटिव तो आप समझ ही चुके हैं, वो लोग जो थोड़ा कंजर्व हैं, लिबरल नहीं हैं, थोड़ा सा कट्टर हैं, थोड़ा कट्टर हैं, और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि वो चीज़ों को, बदलाव को स्वीकार नहीं करते। कुछ ऐसी चीज़ें, वो आया, फ्रांस में भी आया, यूरोप में आया, कैसे देखिए। सबसे पहले न्यू वर्ड्स, हमेशा की तरह कंजर्वेशन वेटिज्म। देखिए क्या है कंजर्वेटिज्म, क्या है? एक पॉलिटिकल फिलॉसफी, मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी फिलॉसफी है जो पॉलिटिकली है, दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। पुरानी परंपराओं को बहुत स्ट्रेस करती है। स्ट्रेस मतलब दबाव देती है कि ये चीज़ें ही सही हैं, बाकी सब गलत है, पुराना ख्याल।
एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स, और जो पहले से बने बनाए एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन समझते हैं आप, जैसे किसी चीज़ के बारे में सोच, मंदिर, चर्च और रीति रिवाज, परंपराएं, कोई लिटरेचर, कुछ भी एंशेंट, बस उसी को मानना, कस्टम्स जो परंपराएं। एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। लास्ट यही तो पॉइंट है समझने के लिए, प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। अगर बहुत जल्दी बदलाव करना हो तो उसमें ये बहुत ग्रेजुअल रहते हैं, बहुत स्लोली प्रीफर करते हैं, नहीं 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 ठीक है, हाँ हाँ इतना कर दो, इतना बहुत है। तो इस तरह के लोग कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग हैं, ठीक है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है। नाउ कम टू द पॉइंट। ए न्यू कंजर्वेटिव 1815, इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, वो आप समझेंगे, ज़रा देखें तो। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मैं आपको आज फिर बता रहा हूँ। 1815 में बेटा नेपोलियन की हार हो गई। उसने सबसे बड़ी गलती तो ये की कि फ्रांस से समुद्र की दूरी पे जो इंग्लैंड था उससे बैर लिया, दुश्मनी की। और आप जानते हैं इंग्लैंड की नेवी हमेशा से बहुत पावरफुल थी, उसको ऐसा लगता था मैं इंग्लैंड को जीत लूँगा, बट वो हार गया वाटरलू की लड़ाई में। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वॉज ड्राइवन बाई स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जैसे ही वो हारा तो जो आप देख रहे थे स्विट्ज़रलैंड में, बेल्जियम में, इटली में, जर्मनी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, लोग उसको हरबैंगर ऑफ फ्रीडम की तरह मान रहे थे, उसकी आर्मी को, फ्रेंच की। अब उसकी डेथ के बाद लोगों को लगा वहाँ सब कंट्रीज़ में, अरे काम करो, जो पुराना ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाए। हमेशा एक चीज़ होती है ना, एक होता है जो बहुत सारे लोग पावर में आना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे भी पावर में आना चाहते हैं जो पहले का रूल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये वही लोग थे कंजर्वेटिज्म। अब उन्होंने सोचा कि अब जो पुराना है ना उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करो, ये तो सब बकवास था, देखो नेपोलियन ने सब खराब कर दिया है, ये मैसेज उन्होंने दिया। जैसे अच्छे दिन नहीं आए अब तक इंडिया में। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट, ये यहाँ से थ्योरी है, कंजर्वेटिव believe that established traditional institute and state and society like the monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should be preserved। ये आपके लिखने के लिए पॉइंट्स हो गए। कंजर्वेटिज्म की थ्योरी क्या कहती है, क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव बिलीव्ड दैट एस्टेब्लिश्ड, जो पहले से बनी बनी परंपराएं हैं, पहले से बने हुए इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो स्टेट के हों, स्टेट मतलब कंट्री से, और सोसाइटी में। जैसे कौन कौन से मैंने आपको बताया था, जैसे इंस्टीट्यूट मोनार्की, सब राजा ही हो सकते हैं, राजा का बेटा राजा रहेगा, कोई डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं होगी। चर्च चर्च ही सब कुछ है, फ्रेंच सोसाइटी में सब कुछ वही तय करेगा, डेथ भी वही देगा, टैक्सेस भी वही लेवाई करेगा, और जो ट्रेडिशंस बनेंगे वही बनाएगा। एजुकेशन पे उससे कहा क्या पढ़ाया जाना है, चर्च तय करेगा। हायरार्की तो आप समझ ही रहे हैं, सोशल हायरार्की, कि ये ऊंची जात है, ये इनका ये काम है, जो नीची जात है उनका ये काम है। जैसे इंडिया में भी होता है, कई बार लोग ऐसी थ्योरी देते हैं, मानते हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी था। और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी, अरे ये गलत प्रॉपर्टी दे दी, महिलाओं को तो सिर्फ अपने पापा के अंडर में रहना, शादी से पहले या शादी के बाद हस्बैंड के अंडर में रहना, कोई राइट वाइट नहीं, कोई राइट टू वोट नहीं, ये क्या करेंगे, खाना पकाओ बस। इस तरह की सोच कंजर्वेटिव। एंड द फैमिली, हाँ सबको सिर्फ परिवार है और कोई कुछ नहीं है, मतलब इंडिविजुअल कुछ भी नहीं, हमारी अपनी भावनाएं कुछ भी नहीं, कुछ इस तरह की चीज़, ये सब प्रिजर्व रहना चाहिए, ये सब बने रहना चाहिए, ये कंजर्वेटिज्म की सोच थी। ये यहाँ से आपका पूरा लाइन्स है, आप ध्यान से समझ गए होंगे। मोस्ट कंट्रोवर्सीज हाउएवर डिड नॉट प्रपोज रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। हाँ ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे उनको, मतलब जब शुरुआती रिवोल्यूशन हो रहा था ना उस टाइम पे, मतलब उनको किसी ने, मतलब ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा साइड देना या थोड़ा सा उसको मतलब एक्सेप्ट करना, वो नहीं किया शुरुआत में सोसाइटी में, क्योंकि लोग मिडिल क्लास जो बन रहा था उसमें बहुत माइंड डेवलप हो रहा था, नए नए थॉट्स आ रहे थे। रेदर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मतलब अच्छा लग रहा था, जो चेंज किए थे उन्होंने, नेपोलियन ने जो चेंज इनिशिएट किए थे उसको वो ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे थे लोग। इन द मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट लाइक द मोनार्की, और वो कह रहा था और लोगों का मानना था कि मॉडर्नाइजेशन जो है, मॉडर्नाइजेशन मतलब किसी चीज़ में बदलाव करना, कुछ नई चीज़ें ले आना, उसको मॉडर्न कहते हैं। मॉडर्न कपड़ों से और उन चीज़ों से नहीं होता है, वो तो बदलता रहता है।
वो सोच से, विचारधारा से, आपके काम के तरीक़ों से होता है कुछ में चेंजेस, उसे मॉडर्न कहते हैं। कुड बी इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट लाइक द मोनार्की। नेपोलियन का मानना था कि अगर आप मॉडर्नाइजेशन ले आओ उन्हीं पुरानी चीज़ों में, मोनार्की में ले आओ, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो फ्रांस में आया था उस टाइम की बात हो रही, तो वो कहता था ये चीज़ ठीक रहेंगी, और ये नेपोलियन ने की भी थी। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होगा, जो आपका कंट्री है बहुत ही अच्छा होगा, मतलब बहुत इफेक्टिवली दिखेगा भी क्या चेंजेस, और स्ट्रॉन्ग भी बहुत बनेगा। ए मॉडर्न आर्मी एंड इफेक्टिव एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, वो क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा एक बार समझें आप। ए मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनामिक इकोनॉमी, ए एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। कि मॉडर्नाइजेशन हो कैसे, जो इस कंजर्वेटिज्म है, अगर इनको हम जवाब दें कि हम मॉडर्नाइजेशन करें तो वो क्या क्या फैक्ट्स हैं उनको देखिए। एक मॉडर्न आर्मी रखिए, यानी कि तोप वगैरह को आप रखिए, टैंक्स को, और जो बंदूक हैं उनमें चेंजेस होने चाहिए, ड्रेस में चेंजेस होने चाहिए, नेवी मतलब डेवलप होनी चाहिए। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी समझते हैं, जैसे जो आज आपके आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं, ये जो पूरा अधिकारी एक वर्ग होता है, एग्जीक्यूटिव होता है ना, एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट का, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जो एग्जीक्यूटिव है उनके बारे में, वो एफिशिएंट होनी चाहिए, ज़बरदस्त होनी चाहिए, डायनेमिक इकोनॉमी होनी चाहिए, जैसे बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ की है, हमेशा इस पे हर कोई ध्यान देता है। द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म होना चाहिए, मतलब वही सामंतशाही, फ्यूडलिज्म उसको ख़त्म करो। सर्वडम, जो ये छोटे छोटे किसान हैं, इनको लैंडलेस मजदूर हैं, इनको किराए की तरह रखते हैं, लेकिन उनको ज़मीन के प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं, इनको भी इस पूरे सिस्टम को हटाओ। एंड कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। और ये जो ऑटोक्रेसी है मोनार्की की पूरी यूरोप में, ये सब जो है फिर इनको स्ट्रेंथ किस चीज़ को मिलेगी, इस चीज़ को आप समझना। इससे स्ट्रेंथन मिलेगी कि हाँ, आज जो मोनार्की है यूरोप में ऑटोक्रेटिक, उसको मजबूत किया जाए, कुछ ऐसा उनका मानना था। अब देखिए फिर क्या होता है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका रेज होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक में, टॉपिक 2.3 में। क्या है ज़रा देखें तो, ये आता है व्हाट वाज 1815 वियना कांग्रेस। ये इस तरह से करके आएगा, हम समझाते हैं आपको। In 1815, representatives of the Europe powers, Britain, Russia and Prussia, who had collectively defeated Napoleon, meet at Vienna to draw up settlement for Europe. कहते हैं ना कि जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी को हराते हैं तो अब सब लोग मिलकर बांटो और खाओ, कुछ वैसा ही सिस्टम था। तो उसमें क्या किया गया, ये जो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने कलेक्टिवली नेपोलियन को हराया था वाटरलू की लड़ाई में, ये एक साथ मिलते हैं वियना में। वियना आज ऑस्ट्रिया की कैपिटल है मॉडर्न टाइम में आज भी। कि सेटलमेंट करो भाई, किसने किसने, क्योंकि नेपोलियन को हराया, नेपोलियन तो बहुत सारे रीज़न का, बहुत एम्पायर को खड़ा कर चुका था ना, तो उन्होंने कहा चलो इसको बांटते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। अब जो मेन पॉइंट्स अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। जो कांग्रेस थी, मतलब मीटिंग जो थी हेल्ड थी इन सारे सुपर पावर्स के बीच में, उसको होस्ट किया, उसको मेज़बान किया जो ऑस्ट्रियन ड्यूक था। ड्यूक समझते हैं, सॉरी चांसलर, चांसलर मतलब वहाँ पे जैसे आज भी जर्मनी में चांसलर होता है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है, तो उस टाइम वहाँ पे चांसलर ड्यूक मेटरनिक था, उसने इस चीज़ को होस्ट किया, इस मीटिंग को। ओके, द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। मैंने कहा था ना आपसे, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बहुत बार, आता है शॉर्ट में, आता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, कैसे भी आ सकता है, ये घूम फिर के ऐसे ही आता है। तो थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझते जाएँ डीपली। 1815 with the object of undoing most of the changes that had come in Europe during the Napoleonic War। वो ये कह रहे थे कि नेपोलियन के टाइम पे जो बहुत सारे चेंजेस हुए थे ना, इनको अब हटाओ, वापस वो लाओ जो पहले बहुत सारी चीज़ें थी। इस चीज़ के लिए मीटिंग हो रही थी। क्या क्या चेंजेस क्या थे, अब चेंजेस यहाँ से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप समझिए उसको। द बूबोन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वर रिस्टोर्ड टू पावर। नेपोलियन से पहले बूबोन डायनेस्टी थी, बूर्बो डायनेस्टी, उसको दोबारा से ले आए। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। और जो नेपोलियन ने बहुत सारी टेरिटरीज़ को जीता था ना फ्रांस के अलावा, वो सब फ्रांस से ले ली गई, छीन ली गई। तो ये इस तरह से इन लोगों ने इस तरह से पावर को डिवाइड कर लिया। ए सीरीज़ ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस। फ्रांस के
जैसे कोई कंट्री है, उसके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों तरफ जो है अलग अपने अपने स्टेट्स की बाउंड्री स्टैब्लिश कर दी। इसको आपको रटना नहीं, सिर्फ ये समझना है कि किन किन देशों के जरिए वो बाउंड्री सेटअप की, बहुत ज़्यादा रटना नहीं है। जैसे जिससे कि फ्रेंच एक्सपेंशन फ्यूचर में ना कर सकें। अब देखो कैसे किया। द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम वाज सेटअप इन द नॉर्थ में बेल्जियम और नीदरलैंड के किंगडम को स्टैब्लिश कर दिया ताकि नॉर्थ में फ्रांस एक्सपेंड ना कर पाए। एंड जेनोवा वाज एडेड टू पिडमंट इन द साउथ में जेनोवा और पिडमंट ये बेटा इटली के पार्ट है, ठीक है ना। उनको वहाँ पे कहा गया कि आप देखभाल करेंगे, आपको पावर रहेगी, फ्रांस साउथ में एक्सपेंड ना करे। प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। प्रशिया ने कहा कि वेस्ट पे हम देखेंगे, न्यू जो टेरिटरीज हैं इनको हम देखेंगे और यहाँ पे फ्रांस कभी आगे नहीं बढ़ पाए। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और नॉर्दर्न इटली की तरफ ऑस्ट्रिया को जो है जो नॉर्दर्न इटली, मतलब उस टाइम तो इटली एक नहीं हो पाया था ना बेटा, तो जो नॉर्दर्न इटली का पार्ट था वहाँ पे कहा गया कि हम ऑस्ट्रिया सुपर पावर थी, वही चांसलर था उसका ड्यूक मेटरनिक, उसने कहा इसको हम कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें एक पॉइंट और रह जाता है, जर्मन कंट्रीज अबाउट 39 स्टेट वार्ड हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट रही कि जो नेपोलियन ने 39 कन्फेडरेशन स्टेट्स बनाए थे उसको अनटच रहने दिया, मतलब छुआ ही नहीं किसी ने। कुछ तो फ़ायदा होगा इसलिए नहीं किया। रशिया के लिए ईस्ट, रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, ईस्ट में पोलैंड का पार्ट रशिया को दे दिया गया। रशिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, सेक्सोनी का पार्ट रशिया को दे दिया गया। ये सब ये बेटा मेन चेंजेस थे। तो ये जो मैंने आपको अभी लाइन करके समझाएं ये सारी ट्रीटी के इंक्लूड वो सारी पॉइंट्स हैं जो वहाँ पे इन लोगों ने, इन पावर्स ने किए। ये आप ध्यान रखिए इन चीज़ों को। और मेन इंटेंशन क्या, वही मोनार्की को स्टैब्लिश कर दो। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। और जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे उनको हटाओ और जो पहले की चीज़ें थी उनको फॉलो कर दो, रिस्टोर कर दो, जिससे कि जो पुराना कंजर्वेटिव था, वो रूढ़िवादिता थी यूरोप की सोसाइटी में, वो दोबारा से रिस्टोर हो जाए। ये था आज का टॉपिक। इसके बाद का जो होगा वो हम नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे। सो एक चीज़ और, सब लोग अपना नाम जरूर लिखा करें कमेंट में विश करने के बाद, ये ज़रूरी है ताकि मैं समझ सकूं कितने लोग क्लास ले रहे हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।